सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। जीएस गुरुकुल लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्रस्तुत वीडियो को देखें एवं लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी के प्रशासन के संदर्भ में। शिवाजी का प्रशासन, शिवाजी का राजत्व का आदर्श प्राचीन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। भारतीय शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो शिवाजी अच्छे राजा थे और अपने राज्य के सर्वोच्च अधिकारी थे। छत्रपति उनकी उपाधि थी। राजा समस्त प्रशासन की धुरी था। जैसा कि प्राचीन भारतीय समाज जितने भी लगभग राजतंत्र थे, उस सभी में ऐसी स्थिति थी। राजा प्रशासन की धुरी होता था। राज्य के संपूर्ण अधिकारी व शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित होती थी। ऐसा शिवाजी के साथ भी था। उनका साम्राज्य दो भागों में विभक्त था। स्वराज, उनका साम्राज्य दो भागों में विभक्त था। एक को स्वराज कहते थे। स्वराज से तात्पर्य यह था कि जहां पर शिवाजी का सीधा प्रशासन था वो स्वराज हुआ करता था, उसको स्वराज कहते थे। और एक था मुल्क ए कादिम, पुराना प्रदेश, और भूमि का वह अनिश्चित क्षेत्र जो वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन जिसमें चौथ वसूल की जाती थी। मतलब कि एक क्षेत्र जो दूसरा क्षेत्र होता था वहां से मराठों का प्रत्यक्ष शासन तो नहीं था, लेकिन वहां से वो लोग चौथ वसूली करते थे, तो ये दूसरे श्रेणी के अंतर्गत आता था। वह जहां से चौथ वसूल की जाती थी, पर वह शिवाजी की प्रशासन की सीमा में नहीं था, उसी को मुल्क ए कादिम कहते थे। शिवाजी के स्वराज में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के काफी बड़े क्षेत्र सम्मिलित थे। रघुनाथ पंडित हनुमंते के निरीक्षण में चुने हुए विशेषज्ञ द्वारा राज व्यवहार कोरा नामक शासकीय शब्दावली का शब्दकोश तैयार कराया गया था। इसके बाद जो प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण है शिवाजी के प्रशासन में, अष्टप्रधान। शिवाजी के प्रशासन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अष्टप्रधान परिषद। ये अष्टप्रधान परिषद हम कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज से तुलना नहीं कर सकते। वो अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। यहाँ हम अष्ट प्रधान परिषद की बात कर रहे हैं। इसकी तुलना मंत्रियों से कर सकते हो। हालांकि आधुनिक मंत्रियों से यहाँ पर तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है जैसे भारत में, तो ऐसा कोई सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं था। उस अष्टप्रधान परिषद में सारी नियुक्तियां शिवाजी स्वयं करते थे और वो अपने अपने विभागों के प्रमुख होते थे और वो सीधे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक, शिवाजी का जो अष्टप्रधान था, 8 मंत्रियों का एक समूह था या परिषद थी। ये मंत्री शिवाजी को उनकी प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते थे। शिवाजी को उनकी प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते थे। परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। हालांकि अब आज भी होता है, मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता है, लेकिन इन मंत्रियों में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत पाया जाता है। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय ये था कि वो शिवाजी के प्रति सीधे उत्तरदायी होते थे और इनकी नियुक्ति शिवाजी द्वारा होती थी। ये अपने कार्यों के प्रति शिवाजी के प्रति सीधे उत्तरदायी होते थे। इनकी तुलना शिवाजी के उच्च सचिव से कर सकते हैं। इनकी तुलना शिवाजी के उच्च सचिव से कर सकते हैं। शिवाजी न तो मंत्रियों से परामर्श के लिए बाध्य थे और न ही किसी मंत्री के पद को आनुवंशिक होने दिया। यहाँ ये बात स्पष्ट किया जा सकता है कि शिवाजी मंत्रियों के परामर्श के लिए बाध्य नहीं थे। तो ये कोई कार्य मंत्रियों के परामर्श से ही करेंगे या मंत्रियों ने जो परामर्श दे दिया है वो उसको मानेंगे। यहाँ दोनों स्थितियां नहीं थी और वो ना तो बाध्य थे परामर्श के लिए, न तो मांगने के लिए बाध्य थे, न तो मानने के लिए बाध्य थे। और
उन्होंने किसी मंत्री के पद को आनुवंशिक भी नहीं होने दिया, अर्थात कि ये कोई पेशवा है या कोई मंत्री है या कोई सुमंत है, कोई भी अष्टप्रधान में, कि वो बाप है तो बेटा भी वही होगा, ऐसा उन्होंने होने नहीं दिया था। हालांकि बाद में ये पेशवा का पद आनुवंशिक हो गया, लेकिन शिवाजी के उत्तराधिकारियों के काल में हो गया, न कि शिवाजी के काल में हुआ। अब इनमें अष्टप्रधान में मुख्य कौन कौन से हैं? जैसे पेशवा। पेशवा ये मुख्य प्रधान हुआ करता था। पेशवा मतलब मुख्य प्रधान। इनका कार्य था संपूर्ण राज्य की प्रशासन की देखभाल। राजा की अनुपस्थिति में वो राजा के कार्यों को भी करते थे। अनुपस्थिति में यहाँ पर मतलब यहाँ पे राजा की सहमति होती थी। इसके बाद है अमात्य। अमात्य दूसरे हैं अमात्य, जो दूसरा महत्वपूर्ण पद है, अमात्य अथवा मजूमदार। ये अर्थ मंत्री, इनको अर्थ मंत्री आप कह सकते हो। राज्य की आय एवं व्यय की देखभाल करना इनका काम हुआ करता था। अगला है वाक्यानवीश। वाक्यानवीश से तात्पर्य है, ये दरबारी लेखक होते थे। वाक्यानवीश मतलब वाक्यानवीश। वाक्यानवीश से तात्पर्य है क्या? दरबारी लेखक। ये दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करते थे। ठीक है, दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करते थे ये वाक्यानवीश। दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करते थे। ठीक। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था करना तथा गुप्तचर एवं सूचना विभाग की देखभाल करना, ये सब इनका काम था। ठीक है। अगर हम तुलना करना चाहें आधुनिक पदों में तो गृह मंत्री से इनकी तुलना कर सकते हैं। इसकी वाकियानवीश की तुलना आधुनिक गृह मंत्री से हम कर सकते हैं। ठीक। फिर इसी तरह जो अन्य पद था सुमंत। सुमंत, ये अन्य पद था सुमंत। सुमंत या दबीर, यह राज्य के विदेश मंत्री होते थे। विदेश मंत्री मतलब कि राज्य के जो विदेशी मामले होते थे, इस सुमंत या दबीर के अंतर्गत ही होता था। उसके बाद है सचिव या चिटनिस। सूर्यनवीश या चिटनिस, यह पत्राचार विभाग से संबंधित था। यह राज्य के सचिवालय का प्रभारी अधिकारी होता था। इसके बाद जो अगले हैं अष्टप्रधान में सेनापति या सरे नौबत। सेना की भर्ती, संगठन, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना इनका प्रमुख कार्य था। किसका था? सेनापति या सरे नौबत की। इनका कार्य था सेना की भर्ती, संगठन, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना इनका प्रमुख कार्य था। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है न्यायाधीश। न्यायाधीश, न्यायाधीश से तात्पर्य, हालांकि ये यहाँ पर ये निश्चित मैं कर रहा हूँ कि जो न्यायाधीश होता था, अंतिम सबसे बड़े न्यायाधीश स्वयं छत्रपति हुआ करते थे। लेकिन छत्रपति के बाद जो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था वो न्यायाधीश ही था। या राजा के बाद राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता था। इसके बाद है पंडित राव। पंडित राव धार्मिक मामलों पर राजा का प्रमुख सलाहकार होता था। धार्मिक मामलों पर राजा का प्रमुख सलाहकार। राजा की तरफ से ये दान, धार्मिक कार्य निश्चित करना, प्रजा के नैतिक चरित्र का सुधारना, ये सब इनके प्रमुख कार्य थे। किसके? पंडित राव के। तो ये हुए 8 अष्टप्रधान शिवाजी के काल के। इन्हीं अष्टप्रधानों की सहायता से शिवाजी अपने प्रशासन के कार्य को संपादित करते थे। फिर इसके बाद शिवाजी का प्रांतीय प्रशासन कैसे होता था? तो शिवाजी का प्रशासन जो है, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र था, तो वो प्रांतों में विभक्त था। अब प्रांतीय प्रशासन, शिवाजी ने प्रशासन की दृष्टि से अपने क्षेत्र को 5 भागों में बांटे थे। इसमें 5 भागों में। इन्हें प्रांत या सरसूबा कहा जाता था। इन भागों को प्रांत या सरसूबा कहा जाता था। शिवाजी अपने क्षेत्र को स्वराज, ठीक, अपने क्षेत्र को स्वराज नाम से पुकारते थे।
स्वराज से तात्पर्य है कि जहां पर उनका सीधा शासन था, ठीक है। अपने क्षेत्र को ये स्वराज नाम से पुकारते थे। और प्रांत का जो सर्वोच्च अधिकारी था, ठीक है, उनको सरे कारकुन या मुख्य देशाधिकारी या सर सूबेदार, ऐसे नामों से उनको वो लिया जाता था। और इनकी नियुक्ति स्वयं शिवाजी किया करते थे। शिवाजी के समय में जो मराठा राज्य था, वो प्रांत जो थे वो इस प्रकार थे। जैसे सबसे पहले हम उत्तरी प्रांत को लेते हैं। उत्तरी प्रांत के अंतर्गत बंबई के उत्तर वाला क्षेत्र, जैसे बंबई के उत्तर वाला क्षेत्र, सूरत, सलहेर, दुर्ग से लेकर पूना तक का भाग, ठीक, ये सब क्षेत्र, सूरत, सलहेर दुर्ग से लेकर के पूना तक का भाग इस उत्तरी प्रांत के अंतर्गत आता था। इसके जो प्रमुख बनाए गए थे वो थे पेशवा, मोरे, त्रयंबक, पिंगले। कौन? पेशवा, मोरे, त्रयंबक, पिंगले। ये उत्तरी प्रांत इन्हीं के अधीन था। इसी तरह दक्षिण पश्चिम प्रांत था। दक्षिण पश्चिम प्रांत से तात्पर्य दक्षिणी कोंकण प्रदेश या समुद्री तट था। दक्षिणी कोंकण प्रदेश या समुद्री तट था। इसके जो प्रमुख बनाए गए थे वो थे अन्नाजी दत्तो। कौन? अन्नाजी दत्तो। फिर दक्षिणी पूर्वी प्रांत, इसके अंतर्गत था सतारा, सांगली, कोल्हापुर। ये दत्तो जी के अधीन था। दक्षिणी प्रांत, दक्षिणी प्रांत जो था वो जिंजी के आसपास के क्षेत्र, ये दक्षिणी प्रांत के अंतर्गत आता था। रघुनाथ पंत हनुमंते, रघुनाथ पंत हनुमंते इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद जो प्रांत था, प्रांत महालों में विभक्त था। क्या? प्रांत महालों में विभक्त था। प्रांत महाल, जैसे एक प्रांत में कई महाल हुआ करते थे, ठीक है। और महाल का जो अधिकारी होता था, अधिकारी को सर हवलदार कहते थे। क्या? सर हवलदार। महाल के अधिकारी को सर हवलदार कहा जाता था, ठीक। और महाल के बाद महाल तर्फ में विभाजित होते थे। तर्फ, महाल को तर्फ में विभाजित किया जाता था। तर्फ जो है वो, हाँ, उसका जो अधिकारी होता था वो कारकुन नामक अधिकारी होता था। तर्फ का अधिकारी कारकुन नामक अधिकारी होता था। ये हवलदार के अधीन होता था, ठीक। ठीक है। तर्फ का अधिकारी क्या था? हवलदार। और कारकुन नामक अधिकारी हवलदार के अधीन होता था, ठीक है। तर्फ का जो अधिकारी था हवलदार, उसके अधीन कारकुन नामक अधिकारी हुआ करता था। सबसे छोटी कई गांव थी, ठीक। पटेल या पाटिल इसके मुखिया होते थे, ठीक। पटेल या पाटिल इसके मुखिया होते थे। इस तरह फिर से कि प्रांत जो है महालों में विभाजित था। महाल क्या था? तर्फ में, ठीक। और प्रांत के अधिकारी सर हवलदार थे। तर्फ के अधिकारी हवलदार थे। और हवलदार के अंदर में कारकुन नामक अधिकारी होते थे। फिर इसके बाद सबसे छोटी इकाई कौन सी? सबसे छोटी इकाई गांव थी। पटेल या पाटिल इसके मुखिया होते थे। भू राजस्व, मलिक अंबर के भू राजस्व व्यवस्था पर ये पद्धति आधारित थी। जमीन की माप का आधार जरीब था, जिसे काठी कहा जाता था। प्रारंभ में उपज के आधार पर उपज का 1/3 भाग भूमि कर लिया जाता था। 1/3 भाग। किंतु कालांतर में ऐसा हुआ कि कुछ अन्य कर स्थानीय कर व चुंगियों को समाप्त कर दिया गया। कुछ अन्य कर स्थानीय कर व चुंगियों को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह भूमि कर बढ़ाकर 2/5 कर दिया गया, अर्थात 40% कर दिया गया, ठीक है। 2/5 अर्थात 40% कर दिया गया।
और कर नगद अथवा उपज दोनों रूप में चुकाया जा सकता था। नगद भी लिया जाता था और उपज के रूप में भी लिया जाता था। कर वसूली का आधार रैयत बाड़ी था। रैयत बाड़ी से क्या मतलब है कि सीधे किसान से रैयत बाड़ी की व्यवस्था सीधे मतलब सरकारी अधिकारी जो थे वो सीधे किसान से वसूली करते थे। ठीक। रैयत बाड़ी व्यवस्था से क्या मतलब है, सीधे किसान से वसूली करते थे। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि शिवाजी देशमुखी अर्थात जमींदारी व्यवस्था समाप्त नहीं कर पाए। जैसे जमींदारी व्यवस्था जैसी ही देशमुखी व्यवस्था थी, इसको शिवाजी समाप्त नहीं कर पाए। ये व्यवस्था को उन्होंने समाप्त नहीं कर पाया। अधिकांश अधिकारियों को जो मुकासा अर्थात जागीरें देना अब भी जारी रहा। अधिकारियों को मुकासा मुकासा मतलब जागीरें देना अब भी जारी रहा। ये शिवाजी के में कुछ विरोधाभास दिखता है। फिर इसके बाद कुछ अन्य राजस्व थे, जिसमें था चौथ। चौथ पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था। ठीक है। चौथ किससे वसूला जाता था, पड़ोसी राज्य से, मतलब स्वराज से नहीं, पड़ोसी राज्य से वसूला जाता था। और मात्रा राज्य की आय का 1/4 होती थी। इसमें मराठों से आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन दिया जाता था। कहने का मतलब यह है कि हमें अगर प्रकृति देखना हो केवल याद करने की दृष्टि से, हालांकि शब्द अच्छा नहीं लगेगा, हम इसकी तुलना इससे कर सकते हैं गुंडा टैक्स से। जैसे गुंडा टैक्स होता नहीं कि तुम हमें गुंडा टैक्स देते रहो और तुम्हारे क्षेत्र में अन्य कोई गुंडा टैक्स वसूली करने नहीं आएगा, और कोई आएगा भी तो हम उससे निपट लेंगे। सेम यही बात थी कि चौथ देते रहो और मराठे न तो आक्रमण करेंगे और न ही लूटपाट करेंगे। और ये पड़ोसी देश क्षेत्रों से होता था। इसके बाद है सरदेशमुखी। ये भी पड़ोसी राज्यों से ही वसूल किया जाता था। पड़ोसी राज्य से मुगलों के, हालांकि ये उन क्षेत्रों से वसूल किया जाता था जो थे तो मुगलों के अधीन, लेकिन शिवाजी का दावा था कि ये हमारे हैं। तो यह भूमि कर का 1/10 था। एक प्रकार से ये अतिरिक्त प्रभार था, अर्थात 10% होता था। 10% अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र के लिए लिए जाते थे जो मुगलों के अधीन था, पर मराठे उस पर दावा करते थे। शिवाजी का जहां से चौथ व स्वदेशमुखी वसूलते थे वह क्षेत्र क्या कहते थे, मुगतई मुल्क ए कदीम। मुगतई या मुल्क ए कदीम, मुगतई या मुल्क ए कदीम उस क्षेत्र को कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मुगतई। मुगतई, जिस क्षेत्र से ये वसूलते थे। इस तरह शिवाजी का जो प्रशासन है उसका एक भाग समाप्त हुआ। आप लोगों ने देखा वीडियो को। धन्यवाद।